जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने हाल ही में फ्रांस का दौरा किया है और इस दौरान दोस्तों उन्होंने एयरबस A400 एटलस में उड़ान भरी। दोस्तों, ये कोई सामान्य उड़ान नहीं थी। इसके पीछे का कारण ये है कि इंडियन एयरफोर्स खुद अपने पुराने AN-32 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं उन्हें बदलना चाह रही है। इसीलिए MTA प्रोग्राम के तहत कई ऑप्शंस पर विचार किया जा रहा है और भारतीय वायुसेना को कम से कम 40 से 80 नए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी कि ये जो MTA हैं उन्हें खरीदना है। इस रेस में एयरबस A400 के अलावा लॉकहीड मार्टिन C-130J सुपर हरकुलिस और एम्ब्रेयर का C-390 मिलेनियम शामिल है। A400M की बात की जाए तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका पेलोड, जो कि 37 टन भार उठा सकता है और ये छोटे और जो अनस्टेबल रनवे है वहां पर भी उतर सकता है, जिससे कि सैनिक, हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद वाहन और जो भारी उपकरण है उसे सीधे अग्रिम मोर्चे तक पहुंचाया जा सकता है। अब सवाल तो यही है कि इंडियन एयरफोर्स किसे फाइनल करती है, A400M को करती है, C-130J को करती है या फिर KC-390। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। वहीं दोस्तों, इंडियन नेवी अपने MiG-29 के फाइटर जेट्स के लिए एक स्वदेशी 80 mm एयर टू ग्राउंड रॉकेट डेवलप करना चाहती है और ये जो रॉकेट्स होंगे दोस्तों उन्हें मौजूदा B8M1 रॉकेट पॉड से ही लॉन्च किया जा सकेगा, यानी कि हमें एयरक्राफ्ट में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना है। बताया जा रहा है करीबन 11 किलोग्राम वजनी ये रॉकेट 4 किलोमीटर तक के टारगेट को निशाना बना सकता है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लगा होगा जो कि दुश्मनों के हल्के बख्तरबंद वाहनों, रडार स्टेशन, कम्युनिकेशन सेंटर्स और इवन दुश्मन के ठिकानों को खत्म कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रॉकेट -60 डिग्री से +60 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में भी काम करेगा, जिसका मतलब है कि हिमालय की ठंड से लेकर समुद्री गर्मी तक हर इन्वायरमेंट में ये तैयार रहेगा। इंडियन नेवी की प्लानिंग ये है कि 2026 से 27 तक इन रॉकेट्स को सर्विस में शामिल कर लिया जाए। वहीं दोस्तों, ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर ने भारत के सामने अपना A29 सुपर टुकानो ऑफर किया है। ये एक हल्का लेकिन कॉम्बैक्ट प्रूवन एयरक्राफ्ट है जो कि ड्रोन, घुसपैठ और सीमा निगरानी जैसे मिशंस के लिए तैयार किया गया है। सुपर टुकानो की बात की जाए तो ये ड्रोन को महंगी एयर टू एयर मिसाइलों की जगह मशीन गन और लेजर गाइडेड रॉकेट से निशाना बनाता है, जिससे कि ड्रोन गिराने की लागत काफ़ी कम हो जाती है। इवन ये एयरक्राफ्ट लंबे समय तक हवा में रह सकता है, बॉर्डर वाले इलाकों में निगरानी कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर सटीक हमला कर सकता है। बता दें कि दुनिया के 20 से ज़्यादा देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इंडियन एयरफोर्स की ऐसे किसी एयरक्राफ्ट की कोई ऑफिशियली आवश्यकता तो नहीं है। लेकिन हो सकता है कि जिस तरीके से ड्रोन खतरे बढ़ रहे हैं उन्हें देखते हुए सुपर टुकानो भारत के लिए एक ऑप्शन बन सकता है। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के हजीरा स्थित लार्सन एंड टूब्रो के कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। उन्होंने L&T के अलग अलग क्षेत्रों में की जा रही जो अत्याधुनिक इनोवेशन है उसे देखा। इवन प्रधानमंत्री जी ने खास तौर पर भारत के डिफेंस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने में लार्सन एंड टूब्रो के रोल की सराहना भी की। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज L&T केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी नहीं है, बल्कि डिफेंस प्रोडक्शन, नेवल प्लेटफॉर्म, मिसाइल लॉन्चर, आर्टिलरी सिस्टम और इवन हाईटेक इंजीनियरिंग में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इवन दोस्तों, प्रधानमंत्री जी के इस दौरे के दौरान कई जो प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर काम किया जा रहा है L&T के द्वारा उन्हें भी देखा गया, जिनके बारे में आगे आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि L&T दोस्तों कई क्षेत्रों में काम कर रहा है और डिफेंस में तो एक मजबूत पकड़ बनाकर L&T इस वक्त काफ़ी आगे चल रहा है। दोस्तों, बोइंग का MQ-28 घोस्टबैट ये एक ऐसा लॉयल विंगमैन ड्रोन है जो कि फाइटर जेट के साथ काम करता है और इवन ये खुद फैसले लेता है, दुश्मन पर नजर रखता है और उस पर हमला करता है। ऑस्ट्रेलिया में इसे डेवलप किया गया है। बाकायदा ये एक AI बेस्ड लॉयल विंगमैन ड्रोन है। अब रिपोर्ट्स बताती है कि बोइंग डिफेंस ऑस्ट्रेलिया भारत को तकनीकी हस्तांतरण यानी कि TOT और लोकल प्रोडक्शन का प्रस्ताव देने के लिए तैयार है इस MQ-28 घोस्टबैट के लिए। बताया जा रहा है कि अगर ये सौदा आगे बढ़ा तो घोस्टबैट तेजस मार्क 1A, डासो राफेल और Su-30 MKI जैसे फाइटर जेट्स के साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है। ये ड्रोन इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, दुश्मन को भ्रमित करने और सटीक हमले जैसे मिशंस कर सकता है, यानी कि ये एक तरीके का मल्टी ऑपरेशन प्लेटफॉर्म है। लेकिन दोस्तों, आप सबको मालूम भी है कि भारत खुद अपने स्वदेशी कैट्स वॉरियर और घातक पर काम कर रहा है, तो ऐसे में घोस्टबैट को शायद खरीदने को लेकर बात आगे ना बने। लेकिन अगर भारत फिर भी कुछ संख्या में घोस्टबैट को लेता है तो इससे हमारी वायुसेना को AI बेस्ड हवाई युद्ध का एक्सपीरियंस जल्दी मिल सकता है। और इवन दोस्तों, बोइंग डिफेंस ऑस्ट्रेलिया तो भारत को इसकी तकनीक देने के लिए तैयार है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, तकनीक देने वाली जहाँ तक बात आती है वो तभी ये लोग देंगे जब हम बड़ी संख्या में इसे खरीदेंगे या बड़ी संख्या में इसका ऑर्डर देंगे, और फिर वही बात आती है कि पूरी तकनीक कौन आपको देगा। इसीलिए बढ़िया है कि भैया अपने कैट्स वॉरियर और घातक को ही आगे बढ़ाओ।
वहीं दोस्तों भारतीय नौसेना को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आ गई है और बताया जा रहा है कि अब एक और बड़ा फैसला लिया जा सकता है भारतीय नौसेना की तरफ से। इससे पहले आप सबको प्रोजेक्ट 75I के तहत तो पता ही है कि हमें 6 नई पनडुब्बियां खरीदनी है, लेकिन अब प्लानिंग ये है कि 6 की जगह 9 सबमरीन्स हम लोग खरीदेंगे और ये सारी पनडुब्बियां जो होंगी वो AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रपोल्शन टेक्नोलॉजी से लैस होंगी। इन पनडुब्बियों को मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड और जर्मनी की थिसन ग्रुप मरीन सिस्टम दोनों जॉइंटली भारत में बनाएंगी। बताया जा रहा है कि पहली 6 पनडुब्बियों के बाद 3 और पनडुब्बियां शामिल होंगी। और इस फैसले के पीछे पता है सबसे बड़ा कारण क्या है? चाइना और पाकिस्तान, जो कि अपनी अंडर वाटर ताकत को बढ़ा रहे हैं। चाइना के पास सबसे ज़्यादा सबमरीन्स है, करीबन 65 सबमरीन्स की गिनती की जाती है उनकी, लेकिन हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। इवन पाकिस्तान को 8 नई हंगौर क्लास की जो पनडुब्बियां हैं वो मिल रही हैं। ऐसे में भारतीय नौसेना की जो कई मौजूदा पनडुब्बियां हैं वो 2030 के दशक के अंत तक रिटायर हो जाएंगी, तो इसीलिए भारत अपनी तैयारी बढ़ा रहा है। अगले 20 वर्षों में भारत लगभग 2 दर्जन नई पनडुब्बियां या तो बनाएगा या फिर खरीदेगा, ताकि हिंद महासागर में भारत की जो समुद्री ताकत है वो और मजबूत हो जाए। इसके अलावा दोस्तों LNT यानी कि लार्सन एंड टूब्रो तेजास्त्र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम को तैयार कर रहा है और हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी फैसिलिटी में गए तब इसकी तस्वीर सामने आई है। मैं आपको बता दूं कि ये जो तेजास्त्र है वो एक हाई एनर्जी लेजर सिस्टम है जो कि दुश्मन के ड्रोन, सेंसर्स और छोटे हवाई खतरों को कुछ सेकंड्स में खत्म कर सकता है। और आपको मैंने हाल ही में बताया था कि नॉर्टेक सिंपोजियम में जेन टेक्नोलॉजी ने भी अपना बिजली डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम जो है वो तैयार कर लिया है, जिसका ऑपरेशनल टेस्ट भी हो रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां स्पेशली डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स पर काम कर रही हैं। और एक चीज़ और है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अधिकतर जो टेक्नोलॉजी तैयार की जा रही है प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के द्वारा वो DRDO से ही ली गई है। इंडियन एयरफोर्स दोस्तों मिराज 2000 को अब एक ज़बरदस्त अपग्रेड देने जा रही है, जिससे कि ये फाइटर जेट डॉग फाइट में काफ़ी ताकतवर हो जाएगा। बता दें कि हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम यानी कि HMDS टेस्टर के लिए टेंडर जारी किया। आपको मैं बता दूं कि ये जो HMDS होता है उसकी मदद से पायलट जिस भी डायरेक्शन में देखेगा मिसाइल उसी डायरेक्शन में टारगेट को लॉक कर सकती है। यानी कि अब दुश्मन को निशाना बनाने के लिए एयरक्राफ्ट का पूरा मुंह उसकी तरफ घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताया जा रहा है कि जब इस सिस्टम को यानी कि HMDS को ASRAAM जैसी मॉडर्न मिसाइल के साथ जोड़ा जाएगा तो पायलट 90 डिग्री से ज़्यादा कोण पर मौजूद लक्ष्य पर तेजी से हमला कर सकता है। लेकिन दोस्तों इसके लिए HMDS को बिल्कुल सही तरीके से कैलिब्रेशन की ज़रूरत होती है। बता दें कि इसी काम को जांचने के लिए नए टेस्टर खरीदे जा रहे हैं ताकि हर मिशन में जहां देखो वहीं मारो क्षमता पूरी तरह काम करे। मतलब साफ है कि मिराज 2000 की डॉग फाइट क्षमता अब और भी घातक होने वाली है। दोस्तों भारत का अब एक नया AI स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है और इस प्रोजेक्ट की घोषणा की है गृह मंत्री अमित शाह जी ने। और इस प्रोजेक्ट के तहत करीबन 6000 किलोमीटर संवेदनशील सीमा पर डिजिटल फेंसिंग और हाईटेक निगरानी जो नेटवर्क है उसे डिप्लॉय किया जाएगा, जिसमें कि थर्मल कैमरे, ग्राउंड सेंसर, ड्रोन डिटेक्शन रडार, एंटी ड्रोन सिस्टम और AI बेस्ड कमांड सेंटर शामिल होंगे। इवन दोस्तों सबसे बड़े चैलेंजिंग वाले जो इलाके हैं जैसे कि कश्मीर के पहाड़, सुंदरबन के जंगल, ब्रह्मपुत्र की नदी के क्षेत्र और कच्छ के दलदली इलाके, यहाँ पर भी रियल टाइम निगरानी पॉसिबल हो पाएगी इनके जरिए। इसका मकसद सिर्फ घुसपैठ को रोकना नहीं है दोस्तों, बल्कि आतंकवाद, ड्रोन से हथियार गिराने, नशा तस्करी और फेक करेंसी जैसे खतरों को खत्म करना है। और इवन पाकिस्तान में तो इस बात को लेकर काफी टेंशन हो गई है। वहां तो पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि अगर यह प्रोजेक्ट लागू हो गया तो भारत के अंदर घुसपैठ करना नामुमकिन हो जाएगा, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी एक नए एरा में चली जाएगी इससे। दोस्तों पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ गई है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से हाल पाकिस्तान के हुए हैं उसके बाद पाकिस्तान अपनी तैयारियों को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है। अब रिपोर्ट सामने आई है कई जो बताती है कि पाकिस्तान चाइना से HQ-9 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। इसके अलावा ये लोग HQ-16 और HQ-17 जैसे जो अन्य एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्हें भी शामिल कर रहा है, ताकि पाकिस्तान के पास भी मल्टी लेयर डिफेंस सुरक्षा कवच जो है वो तैयार हो जाए। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान तुर्की से कैरायल UAV और लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी खरीद रहा है। और ये सब पाकिस्तान इसलिए कर रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने पाकिस्तान की कमजोरी देखी और खुद पाकिस्तानियों को इस बात का एहसास हो गया कि वो जो चाहते थे वो नहीं हो पाया। इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि वो भारत के जो स्टैंड ऑफ हथियार और लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमताएं उसको चैलेंज कर सके। हालांकि यहाँ पर भारत पाकिस्तान से एक स्टेप और आगे की सोचता है। आपको मालूम है कि चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आ चुका है, 5वां अगले महीने आ जाएगा। हमारा खुद का प्रोजेक्ट कुशा जो है उस पर काम शुरू हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर आकाश सिस्टम है, स्वदेशी काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इन सबको शामिल किया जा रहा है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान भले ही अपनी तैयारियां किसी भी लेवल पर कर दे, लेकिन कहते हैं ना कि बाप बाप ही होता है।
तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।